नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की पेशकश बीपीएससी करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बिहार राज्य से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को बहुविकल्पीय रूप में लेकर आपके सामने आते हैं, जिससे आपके परीक्षा की राह आसान हो सके। इसके अलावा कुछ एक प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो स्टैटिक पोर्शन से होते हैं। तो इन दोनों पोर्शन को सम्मिलित करने का हमारा उद्देश्य ही यही है कि जहां एक तरफ स्टैटिक पोर्शन की तैयारी आपकी होती रहे, साथ-साथ करंट के जो प्रश्न हैं उनको सम्मिलित करते हुए सप्ताह भर के अंतर्गत जो भी बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं, वो बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आपके सामने आ जाएँ और साथ ही साथ इससे संबंधित वो आंकड़े आपके सामने आ जाएँ, ताकि आगामी परीक्षा में इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो वो आप सही कर सकें। तो चलिए देखते हैं सप्ताह के प्रश्न कौन से हैं, पहले प्रश्न के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में बिहार में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत की पुरुष टीम ने कौन-सा पदक जीता? अब देखिए, ये खेल तो अपने आप में चर्चा है ही इस खेल की, साथ ही साथ इस जो आयोजन था, ये आयोजन किसी अन्य कारण से भी चर्चा में आ गया था। वो उस कारण का हम यहाँ पर ज़िक्र नहीं करेंगे, लेकिन आपसे हम इसलिए इशारा कर रहे हैं कि अगर आपको पता होगा किस आयोजन के समय कौन-सा एक विवाद हो गया था, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस विवाद के बारे में ज़रूर इंगित करें। तो देखिए, बात इस खेल की आज हम यहाँ करेंगे, इसमें सिर्फ़ इस प्रश्न को हम इस खेल के संबंध में देखेंगे। तो हाल ही में बिहार में आयोजित हुआ सेपक टकरा विश्व कप 2025, इसमें भारत की पुरुष टीम ने कौन-सा पदक जीता? इस लिहाज से हम इस प्रश्न को यहाँ रखे हैं। तो दूसरे लिहाज से भी ये प्रश्न, दूसरे कारण से भी इसकी महत्ता है, वो आप कमेंट करके बताएँगे। विकल्प आपके सामने है रजत, कांस्य, स्वर्ण पदक, कोई पदक नहीं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ कि सेपक टकरा जो विश्व कप 2025 है, एक तो वो भारत में ही आयोजित हो रहा है और ये आयोजित हुआ आपके पटना में ही, बिहार के अंतर्गत ही, उसकी राजधानी में ही, और यहाँ पर भारत ने स्वर्ण पदक भी जीता, तो सी विकल्प आपका सही होता है। इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सेपक टकरा जो विश्व कप है, सेपक टकरा एक खेल है। कैसा खेल है? तो एक पारंपरिक खेल है। मूल इसका कहाँ पर है? तो मलेशिया में इसका मूल है। वहीं पर ये एक प्रकार का खेल है जो कि फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों का मिक्सअप है और भारत में इसको किक वॉलीबॉल कहा जाता है। आप जानते हैं कि फुटबॉल में पैर से क्या करते हैं? किक मारते हैं। तो इसको किक वॉलीबॉल के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिक्स ये खेल होता है। 1980 में नागपुर में पहली बार महाराष्ट्र में इसका आयोजन भारत में हुआ था। तो ऐसे में 20 से 25 मार्च के बीच में पाटलिपुत्र के इंडोर स्टेडियम में, जो कि कंकड़बाग में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया और इसमें पदक के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो भारत चौथे स्थान पर था। भारत ने कुल 7 पदक जीते, लेकिन पदक के लिहाज से शीर्ष पर यहाँ पर थाईलैंड था, लेकिन भारतीय पुरुष रेगू टीम जो थी, उसने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीत के पहली बार, भारत की जो रेगू टीम थी, स्वर्ण पदक जीत गई। अब रेगू टीम क्या है? तो रेगू टीम देखिए, इसमें 3 से लेकर 5 खिलाड़ी एक पक्ष में होते हैं और जब 3 खिलाड़ी में एक क्या होगा? एक होता है टेकांग, जो सर्विस करने वाला होता है, उसको टेकांग कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा होता है खिलाड़ी, जो कि स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइक लेता है, उसको क्या कहते हैं? उसको किलर कहते हैं। और तीसरा जो खिलाड़ी होता है उसको फीडर कहते हैं, जो कि स्ट्राइकर को अपनी पसंद के अनुसार स्ट्राइक गेंद को मारने के लिए उसकी भूमिका जो बनाता है, सबसे ज्यादा समय तक जो गेंद होती है जिसके पास होती है, उसको फीडर कहते हैं। तो ये 3 खिलाड़ी होते हैं और 3 खिलाड़ी से 5 खिलाड़ी तक हो सकते हैं, 2 रिजर्व में रहते हैं। तो इसमें जो 3 खिलाड़ी जब होते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको रेगू टीम कहा जाएगा। तो पुरुषों की जो रेगू टीम थी, उसी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा भारत ने अन्य भी पदक जीते हैं। जो महिला युगल टीम थी, उसने भी रजत पदक जीता है। इसके अलावा 5 कांस्य पदक भी आए हैं। तो व्याख्या पक्ष को देखते हैं। व्याख्या पक्ष के अंतर्गत देखिए, बिहार के पटना में सेपक टकरा विश्व कप 2025 हुआ। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे किक मारा जा रहा है, पैर से यहाँ पर किक मारा जा रहा है। तो वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों का मिक्सअप होता है। इसके अलावा इसमें भारतीय पुरुष रेगू टीम ने बिहार सेपक टकरा विश्व कप के फाइनल में किसको पराजित किया? तो जापान को पराजित किया और क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। तो इस लिहाज से किसको पराजित करके जीता, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये पहली बार है जब भारत ने सेपक टकरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जब पहली बार कोई घटना घटती है तो परीक्षा के लिए वैसे ही महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 7 पदक जीते। अब एक प्रश्न की व्याख्या में कई प्रश्न सम्मिलित हैं। स्वर्ण पदक पुरुष टीम ने रेगू श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, तो श्रेणी भी आपको याद रखनी है। रेगू श्रेणी क्या होती है हमने आपको बता ही दिया। रजत पदक की बात करें तो महिला युगल टीम ने भी रजत पदक जीता है, तो महिलाएं भी पीछे ज्यादा नहीं है, रजत पदक उन्होंने भी हासिल किया है। इसके अलावा कांस्य पदक किस किस श्रेणी में आया? तो पुरुष युगल टीम ने, महिला रेगू टीम ने भी कांस्य पदक जीता है, मिश्रित क्वाड टीम ने, महिला क्वाड टीम ने और पुरुष क्वाड टीम ने। तो 5 यहाँ पर क्या आ गए हैं? कांस्य पदक आ गए हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इस विश्व कप में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया है? तो 8 देशों ने पदक जीते हैं। हिस्सा तो
अन्य देशों ने भी लिया है, लेकिन पदक जीतने वाले देशों की अगर बात करेंगे तो 8 देश हैं जिन्होंने पदक तालिका में अपना स्थान सुनिश्चित किया। भारत इस लिहाज से चौथे स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है, जबकि थाईलैंड मैंने शुरू में ही बताया कि शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अब देखिए, सेपक टकरा विश्व कप के बारे में कुछ तथ्य और जान लें। कब से कब आयोजन हुआ? तो 20 से 25 मार्च तक हुआ। पटना में हुआ, पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में हुआ। ये इसके आयोजन स्थल का नाम है। इसके अलावा इसका आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकरा महासंघ द्वारा किया गया है, जबकि इसकी मेजबानी भारतीय सेपक टकरा महासंघ ने की। इस विश्व कप में 20 देशों ने भाग लिया, जिसमें कि 300 से अधिक खिलाड़ी और साथ ही साथ कुछ उनके जो कोच थे, जो प्रशिक्षक थे, वो भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा ये विश्व कप का चौथा संस्करण था, तो ये 5वां संस्करण था, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री ने कहां SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको कहते हैं स्थापित करने की घोषणा की? अब बिहार राज्य के अंतर्गत इसकी घोषणा हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। पटना और मुजफ्फरपुर, बक्सर और पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और सिवान, या भागलपुर और बेगूसराय? तो इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए, इसका सही जवाब है बक्सर के नवानगर और पश्चिमी चंपारण में कुमारबाग में जो है SEZ अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्थापित करने की घोषणा हुई है। तो बी विकल्प आपका सही है। आप जानते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सेज जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, पहले कॉन्सेप्ट क्या आया था? EPZ का आया था। EPZ 1965 में ही आया था। पहला EPZ भारत में कांदला में गुजरात में स्थापित हुआ। फिर 2000 में सेज की अवधारणा जो है उसके लिए प्रयास शुरू हुआ। 2005 में एक अधिनियम बना और फिर 2006 में यह अधिनियम लागू हुआ। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है 2006 से हमको दिखाई देता है अधिनियम के रूप में। तो बक्सर और पश्चिमी चंपारण में जो सेज है वो स्थापित करने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने इसके गठन को वर्ष 2024 में ही मंजूरी प्रदान की थी, जो कि बक्सर के नवानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में स्थापित किए जाएंगे। अब इसकी स्थापना से क्या लाभ होगा? तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है, उस जोन में क्या होता है? उस जोन में कुछ विशेष रियायतें दी जाती हैं। एक तो वो शुल्क मुक्त क्षेत्र होता है। इस लिहाज से वहां पर जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसके लिए साथ ही साथ विशेष जो है सुविधाएं वहां पर प्रदान की जाती हैं। तो ऐसी दशा में ये उम्मीद की जाती है कि रोजगार का सृजन और औद्योगिकीकरण दोनों को बढ़ावा मिलता है। ऐसी दशा में ये जो बक्सर का नवानगर और पश्चिमी चंपारण का कुमार बाग है, जब यहाँ पर सेज स्थापित होगा अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा, तो किसी भी देश के अंदर जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो शुल्क मुक्त होता है। वहां पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है कि हम कैसे वहां पर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर सकें, निवेश को प्रोत्साहित कर सकें और रोजगार का सृजन कर सकें। वहां पर उस क्षेत्र में अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून लागू होता है। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होगा, उस क्षेत्र का अपना अलग ही कानून होगा, जो वाणिज्यिक और वहां का व्यापारिक कानून होगा, और इस क्षेत्र को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके ताकि व्यापार में आसानी हो। इस लिहाज से इस क्षेत्र को, इस प्रकार की संरचना को बनाया गया था। अब देखिए, भारत में सेज की बात करें तो एशिया का पहला EPZ जो बना था, जो मैंने आपको शुरू में बताया, 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया। और EPZ की संरचना भी सेज के समान ही थी। बाद में धीरे धीरे हम सेज की तरफ बढ़े और सेज की स्थापना के लिए सन 2000 में पहले प्रयास शुरू हुआ और 2005 में इसके लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ और 2006 में ये लागू हुआ। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 379 जो सेज हैं वो अधिसूचित हैं, लिस्टेड हैं, और जिनमें से कि 265 जो हैं वो चालू हैं। लगभग 64% सेज 5 राज्यों में ही केंद्रित है, अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है विशेष रूप से 64% इन राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं? तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर 64% सेज आपको दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के 1 दशक बाद बिहार सरकार ने शिक्षा के एक अन्य प्राचीन केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भी पुनरुद्धार करने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जब प्रयास तेज हुआ तो उससे संबंधित ये प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विकल्प आपके सामने है, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, धर्मपाल या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है आपका विकल्प सी, यानी धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। अब चूंकि जैसे नालंदा का पुनरुद्धार किया गया, नालंदा प्राचीन समय में जो एक समृद्धशाली विश्वविद्यालय था, वैसे ही विक्रमशिला भी था, तो इसका पुनरुद्धार किया गया है। तो देखिए, इसके लिए घोषणा कर दी गई है। तो ये बेसिकली जो भागलपुर जिला है, मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहीं पर इस विश्वविद्यालय के लिए जो परियोजना है उसको स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2015 में केंद्र सरकार द्वारा इसको स्वीकृति दे दी गई थी। लेकिन
500 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी गई थी, लेकिन राज्य के तरफ से कुछ अड़चन आ रही थी, भूमि को चिन्हित करने में विलंब हो रहा था। इसके लिए इस दिशा में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाया, प्रगति नहीं हो पाई। तो दिसंबर 2024 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, एएसआई है, वो विक्रमशिला के स्थल को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है फिर से। और 24 फरवरी 2025 को पीएम द्वारा विक्रमशिला का पुनरुद्धार करने की जो प्रतिबद्धता है, उसको फिर से दोहराया गया है। तो याद रखिएगा, भागलपुर जिले से इसका संबंध है, यहीं पर ये जो है इसको ठीक से फिर से पुनरुद्धार करने की दिशा में प्रयास हो रहा है। अब देखिए, पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल 8वीं-9वीं शताब्दी द्वारा, उसको यहाँ पर बिहार में भागलपुर में ही इसकी स्थापना की गई थी। और ये माना जाता था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इसको प्राप्त थी शिक्षा के केंद्र के रूप में, जिस प्रकार की नालंदा को थी। लेकिन नालंदा में जहाँ कई प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, यहाँ भी कई प्रकार की शिक्षा होती थी, लेकिन मुख्य रूप में अगर देखेंगे तो जो तंत्रयान बौद्ध धर्म की शिक्षा है, उसका ये केंद्र था। शिक्षार्थी और शिक्षकों की बात करेंगे तो लगभग 1000 छात्र और 100 शिक्षक यहाँ पर थे। और बौद्ध धर्म की तंत्र साधना के अलावा व्याकरण, दर्शन, विज्ञान का भी यहाँ पर अध्यापन होता था, अध्ययन अध्यापन होता था। लेकिन मुख्य जो इसका केंद्र हम कह सकते हैं, जो तंत्रयान था बौद्ध धर्म का, वो उस पर यहाँ की शिक्षा केंद्रित थी। और यहाँ पर जो संरचना है, वहाँ केंद्र बिंदु में आप देखेंगे तो 208 कक्षों से घिरा एक भव्य स्तूप आपको दिखाई देगा। उसके यहाँ पर ऐसे इस रूप में स्थापित किया गया था। पुस्तकालय भी था, जो अनूठी एक शीतलन प्रणाली हम कह सकते हैं, जो उस कक्ष को ठंडा रखने के लिए एक ऐसी प्रणाली यहाँ पर विकसित थी पुस्तकालय में, कि आप बिना एसी के भी वहाँ पर ठंडा महसूस कर सकते हैं। तो ये एक प्राचीन एक तकनीकी का उदाहरण था, यहाँ के पुस्तकालय को ठंडा रखने की जो व्यवस्था थी। प्रशासन की बात करें तो कुलपति, जिसको महास्थविर द्वारा ये संचालित था। और 12वीं शताब्दी में ये कहा जाता है कि जो बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया था, तो उसने इसको भी नष्ट कर दिया था। अभी फिलहाल इसके फिर से पुनरुद्धार की दिशा में एएसआई और सरकार मिलकर कार्य कर रहे हैं। विक्रमशिला के जो प्रसिद्ध विद्वान थे, उसमें एक अतीश दीपंकर भी थे, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह विश्वविद्यालय 4 शताब्दियों तक फलता फूलता रहा। और 13वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान, बौद्ध धर्म के पतन और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण इसका अवसान हो गया, ऐसी मान्यता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आप याद रखेंगे कि गुप्त वंश के सम्राट, क्योंकि अभी तो विक्रमशिला की हम बात कर रहे थे, नालंदा भी चूंकि प्रासंगिक है यहाँ, तो उसको भी आप याद रखेंगे। उसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त, जिनको शक्रादित्य भी कहते थे, 487 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी। कई बार कूट मिलान करने को दे देगा, तो धर्मपाल ने स्थापना की विक्रमशिला की, और नालंदा की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने की, जिनको शक्रादित्य आप कहते हैं, जानते हैं इस नाम से भी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने छात्रों को यूनिफॉर्म और साइकिल योजना का लाभ देने के लिए किस शर्त को हटा दिया है? अब देखिए, आप जानते हैं कि बिहार में साइकिल जो देने की एक योजना है, कक्षा 9 के जो छात्र होते हैं, उसके लिए 3500 रुपए की एक सहायता दी जाती है। तो उस योजना में कुछ शर्तें थी, उन शर्तों में से किस किस शर्त को हटा दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला है आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, दूसरा है 75% उपस्थिति की अनिवार्यता, तीसरा है न्यूनतम 50% अंक लाने की शर्त, या चौथा है केवल लड़कियों को लाभ देने की शर्त। तो देखिए, इसका विकल्प सही क्या है? तो विकल्प यह है कि पहले ये था कि आपको 75% उपस्थिति आपकी अनिवार्य थी, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। और सरकार ने ये कहा है कि अब आपको सितंबर तक ये चीज देखा जाता था, जिसको 75% अटेंडेंस नहीं होता था, तो वो ये सहायता नहीं दी जाती थी 3500 रुपए की, जो कक्षा 9 के छात्रों को दी जाती थी। अब इस कंडीशन को हटा दिया गया है। तो बिहार सरकार ने 2025-26 से यूनिफॉर्म और साइकिल योजना में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। पहले छात्रों को 30 सितंबर की तिथि तक यह उपस्थिति बनाए रखनी होती थी। अब क्या है, अब सभी पात्र छात्रों को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही यह लाभ दे दिया जाएगा। और इस बदलाव की घोषणा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अधिक से अधिक छात्रों को वित्तीय सहायता देकर उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, ये मंशा उनकी तरफ से जताई गई है। अगला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? विकल्प आपके सामने है, गया, पटना, मुजफ्फरपुर या भागलपुर। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब इसका है कि पटना में जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। तो विकल्प बी आपका सही है। कौन उद्घाटन किया? तो मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन 29 मार्च 2025 को किया गया, पटना शहर में। ये परिसर जो है 36 एकड़ के हरियाली वाले क्षेत्र में, हरित क्षेत्र में फैला है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो संस्थान के द्वारा शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान यानी रिसर्च और नवाचार पर केंद्रित है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और जिलाधिकारी की उपस्थिति भी रही।
तो फिलहाल पटना में इसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है स्टैटिक पोर्शन से, तो ध्यान दीजिएगा, दो स्तंभ दिए गए हैं, एक स्तंभ ए है और एक बी है। दोनों स्तंभ में एक तरफ जिला और एक तरफ उसकी विशेषता। अब आपको सही मिलान करना है। शेखपुरा आगे है सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, मधेपुरा न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, गोपालगंज न्यूनतम जनसंख्या, शिवहर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अब आपको सही मिलान करना है। तो देखिए इसमें सही मिलान क्या है, तो देखिए शेखपुरा की अगर बात करेंगे तो इसमें न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, शेखपुरा में है। इसके अलावा मधेपुरा की अगर आप बात करेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर आपको मधेपुरा में दिखाई देगी। इसके अलावा आपको देखेंगे तो आ जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज का क्या है, गोपालगंज है आपका बी, इसका है आपका बी, न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, तो उसका हो जाएगा बी। अब बचा एक ही, तो इस लिहाज से आपका विकल्प ए सही हो जाएगा और चौथे का डी हो जाएगा आपका। तो व्याख्या को देख लेते हैं, तो देखिए विकल्प आपका ए सही है बिल्कुल। अब देखिए शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है, तो इस लिहाज से शेखपुरा सही हो गया आपका, पहले का सी था। मधेपुरा में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, तो देखिए यहाँ पर ये भी आपका सही था। इसके अलावा गोपालगंज में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर और शिवहर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। स्थिति आप देख सकते हैं, सबकी स्थिति यहाँ पर आपको मैप में दिखाई गई है, क्योंकि इस तरह से आप जब मैप को सामने रख के पढ़ेंगे तो आपको समझना आसान होगा। गोपालगंज की ये स्थिति है, शिवहर की ये स्थिति है, ठीक है, शेखपुरा की ये स्थिति है, मधेपुरा की ये स्थिति है, इनकी विशेषताएं यहाँ सामने दी गई हैं। तो मैप के साथ आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगला प्रश्न है कि बकाष्ट आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बकाष्ट आंदोलन बिहार में चला, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करना, विकल्प बी जमींदारों को अधिक अधिकार देना, विकल्प सी किसानों को उनकी स्वयं खेती की जमीन से बेदखल किए जाने का विरोध करना, और डी है किसानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलाना। देखिए बकास्त किसान जो आंदोलन था ये चलाया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और इसका उद्देश्य था कि किसानों को जो उनकी खेती जिस पर किसान कर रहे थे उस जमीन से जो बेदखल किया जा रहा था, तो इसी के खिलाफ ये आंदोलन चला। तो स्वयं की जमीन से बेदखल किए जाने का विरोध करना, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये कब चला था आंदोलन, तो देखिए 1937-38 का वो समय था जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ा और उन्होंने बिहार में बकाष्ट आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उनके नेतृत्व में एक अभियान चला और काश्तकारों को उनकी जो स्वयं की खेती की जमीन थी उनसे बेदखल किए जाने का जो सिस्टम चल रहा था उसका पुरजोर विरोध किया गया। और इस विरोध का परिणाम भी सुखद रहा, क्योंकि इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि सहजानंद और उनके अनुयायियों की अथक सक्रियता से इस महत्वपूर्ण मामले में नीतिगत परिवर्तन देखने को मिला। और इसके लिए परिणति क्या हुई, तो बिहार काश्तकारी अधिनियम के को अधिनियमित किया गया और बकाष्ट भूमि कर के कार्यान्वयन के रूप में हुई। इसका मतलब कि विकल्प आपका सी सही था। तो ये आपका प्रश्न था। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की, और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपकी होती है। तो इसका जवाब भी आपसे ही अपेक्षित है। क्या है अभ्यास प्रश्न इस बार का, देखते हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में विभिन्न पहलुओं को आप पढ़िएगा, लेकिन साथ साथ जवाब दीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में आपका सही जवाब अपेक्षित है। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नए प्रश्नों के साथ। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।